वो चीज़ें इस लेवल पे बिगड़ गई कि एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा मैं सुसाइड कर लूँगा या अपने आप को कुछ कर लूँगा। उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा कर दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत साल पीछे जा चुका हूँ और आज भी मैं उन चीज़ों से लड़ रहा हूँ। आज भी मुझे ट्रॉमाज आते हैं, मेरा हेल्थ इश्यूज़ इतने होने लगे मुझे कि मेरे हाथ काँपने लगते थे लिखते लिखते। क्योंकि फिजिकल डैमेज जो होता है किसी इंसान को, उसको हम तोड़ सकते हैं देख करके आप कितना फिजिकल डैमेज होता है, लेकिन जो इमोशनल डैमेज होता है ना, वो इंसान ही जानता है जो उसे झेलता है। तो ऐसे रिलेशन में मोस्टली क्या होता है, वो इमोशनल ड्रेन किया जाता है उसे, जिसको सोसाइटी को नहीं पता चलता इस टाइम वो किस हालातों से गुजर रहा है। बस जो उसे इंसान करता है वही जान पाता है कि मैं उसे कितना ड्रेन कर रहा हूँ। तभी वो ऐसे कदम उठाता है कि जो ना चाहते हुए उसे उठाने नहीं चाहिए वैसे कदम उठाता है। ये जो एक एज होती है ना 16 से 25, अभी ना हमारा माइंड ना डेवलप हो रहा है, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं क्योंकि अभी हम स्कूल में गए हैं, घर में रहे हैं और एक बाहर की दुनिया देख रहे हैं। जब एक बाहर की दुनिया दिखती है ना, हम अट्रैक्ट होते हैं चीज़ों से, लोगों से, और हमें अक्सर ना मैच्योर चीज़ें, अच्छी चीज़ें ही पसंद आती। क्योंकि हम उनसे पूछते हैं कि आपने 50,000 का लोन क्यों लिया, आपको पेरेंट्स फुलफिल कर रहे हैं आपकी नीड्स को, तो उनका यही बताना होता है कि सर कुछ ऐसे हमारे खर्चे होते हैं जो हम पेरेंट्स को नहीं शेयर कर सकते, इसलिए हम करते हैं। नमस्कार सभी को, आई एम एडवोकेट प्रशांत। ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखे होंगे जिसमें ब्रेकअप, लव, इन सबको बताया जाता है। पोस्ट ब्रेकअप ट्रॉमा क्या होता है, उससे बाहर कैसे निकला जाता है, रिवाइव कैसे किया जाता है, ये हम जानेंगे संदीप मावी से। इन्होंने एक ऐसा रिलेशन फेस किया था, उसके बाद ये उससे बाहर निकले, फिर काफ़ी लोगों को सलाह दी। हमने कोर्ट्स में क्या देखा है, जो 16 से 24 साल के बच्चे होते हैं वो क्राइम्स क्यों करते हैं? या तो उसके पीछे पैसा होता है या प्यार। तो संदीप जी, राम राम प्रशांत भाई, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। एंड भाई थैंक यू सो मच, आपने टॉपिक उठाया क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में मैंने बहुत मिस करी हैं चीज़ें कि बात नहीं होती थी चीज़ों के बारे में। प्रशांत भाई, मैं भी एक ऐसे रिलेशनशिप से निकल के आया हूँ जहाँ सिर्फ जीते जी नरक देखा है मैंने, जहाँ चीज़ें इतनी हार्ड थी कि उस लाइफ में जीना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एक गर्लफ्रेंड थी मेरी आज से 2 साल पहले, उसके साथ एक मैं बहुत सीरियस रिलेशनशिप में था। स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें सही थी, सब चीज़ अच्छी लगती थी, अच्छे से बात होना, अच्छे से मिलना, बहुत स्मूथली चल रही थी हर चीज़। और जब तक वो चीज़ें अच्छी चली थी, हमने बहुत सारे प्रोमिस करे थे एक दूसरे से कि शादी करनी है, एक अच्छा करियर बनाना है। उसमें ना हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं चला कि वो सारी चीज़ें इतनी बिगड़ गई। वो चीज़ें इस लेवल पे बिगड़ गई कि एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा मैं सुसाइड कर लूँगा या अपने आप को कुछ कर लूँगा। मैं एक ऐसा लड़का था कि जो बहुत ज़्यादा खुश रहता था, जिसे हँसाने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ मैं लोगों को, कि अगर कोई इंसान परेशान है तो उससे बोलूँ और उससे बात करके, उसकी चीज़ों के बारे में बात करके वो चीज़ें ख़त्म करूँ कि वो इंसान परेशान क्यों है। मैं इस तरीके का लड़का था, लेकिन मैं उसके साथ रह के ऐसा हो चुका था कि मैं ही किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। 2 साल में रिलेशनशिप में रहा, मेरा हर एक दिन ऐसा गया है कि जहाँ मैं रो रहा हूँ, अच्छे से सो नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी फैमिली के साथ मेरा रिश्ता ख़राब हो चुका था, मेरी सिस्टर्स मुझे ब्लेम करने लगी थी कि तेरी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस लड़की को मैंने भगवान से ज़्यादा माना, उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा कर दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत साल पीछे जा चुका हूँ और आज भी मैं उन चीज़ों से लड़ रहा हूँ। आज भी मुझे ट्रॉमाज आते हैं, मेरा हेल्थ इश्यूज़ इतने होने लगे मुझे कि मेरे हाथ काँपने लगते थे लिखते लिखते। उसके साथ रह के इतनी चीज़ें मैंने फेस करी हैं कि जहाँ मुझे ना इस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर था कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैंने उससे कहा था कि तू मेरे साथ ना जो करना वो कर, लेकिन मुझे ना इस लेवल का हर्ट मत करियो कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ। तो एक बार वो अपने एक्स से मिल के आई और जब मुझे बात पता चली तो मैंने अपने आप को इतना हर्ट कर लिया, मैंने खाना नहीं खाया, सोया नहीं, रोने लग गया। उसे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ा और उसने मुझसे ये कहा कि बस मैं उससे मिल के ही तो आई हूँ, बस मैंने बात ही तो करी, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। वो मुझे हर्ट करने के लिए इस घर तक गुजर गई कि वो सोचती थी कि आज मैं क्या नई चीज़ प्लान करूं कि ये हर्ट और उससे मेरी लड़ाई हो। बेसिकली वो मुझसे दूर जाना चाहती थी, बट वो मैं डायरेक्ट कह नहीं पा रही थी क्योंकि आजकल के रिलेशनशिप में ऐसा होने लगा है कि इंसान ना मुंह पे नहीं कहता है, इंसान ये नहीं कहता कि हमारी चीज़ें ना अच्छी नहीं चल रही है, शायद हमें ब्रेक लेना चाहिए। इंसान उस इंसान को बुरा बना देता है जो बुरा है ही नहीं, और उसमें सारी कमियां निकाल के ये कहने लगता है कि तेरी वजह से हुआ है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है मेरे रिलेशनशिप में कि शायद जो मैं बताऊंगा तो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि वो मेरे साथ है
और मुझे होल्ड पे रखने के बाद वो पूरा दिन ऐसे निकल जाता था, क्योंकि वो मुझसे कहती थी तू ना फ़ोन मत काटियो, बस 10 मिनट दे, मैं 10 मिनट में बैक आ रही हूँ। मैं 2-2 घंटे कॉल पे लगा रहता था और वो फ़ोन ना होल्ड ही रहता था बस। और जब मैं उससे पूछता था कि यार मेरा फ़ोन होल्ड पे क्यों था? अरे मैं तो भूल गई थी। यार एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी के साथ कॉल पे हो और आप उससे कह रहे हो होल्ड पे रहना बस 10 मिनट दो, और मैं 2-2 घंटे तक होल्ड पे हूँ, आपको यही नहीं पता। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं सुबह अपनी लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट हूँ, मैं यूपीएससी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं लाइब्रेरी जाता था, जब मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था तो उसका ये था कि सुबह से ही ना दिन बेकार करना है, कि सुबह लाइब्रेरी जा रहा हूँ, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक छेड़ देना, फिर उसमें मेरी कमियां निकालना। और जब मुझे उन चीज़ों को लेके हर्ट होता था तो मुझे रोने लग जाता था मैं। तो मुझसे कहती थी रो और रो, अच्छी तो बात है, क्योंकि तू रोएगा तो इन चीज़ों से सीखेगा। यानी वो ऐसा करना चाहती थी मुझे कि मैं अपनी चीज़ों में इतना डूब जाऊँ कि मैं कभी उन चीज़ों से बाहर ही ना निकल पाऊँ। मैंने उसके हाथ भी जोड़े हैं, पैर भी पड़े हैं, मैंने उसके लिए हर एक चीज़ करी है ताकि वो मेरे ना लाइफ में रहे, मेरे से दूर ना जाए। लेकिन उसने ना एक छोटा-सा बहाना चुना दूर जाने का। मैं एग्ज़ाम दे के आया था। मेरी 2 साल खराब हो चुकी थी उसके साथ रह के। स्टार्टिंग में बहुत सब ठीक था। जब मैं एग्ज़ाम दे के आया और मुझे पता था एग्ज़ाम बेकार दे के आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। उस टाइम पे मुझे उसकी नीड थी कि वो मुझसे अच्छे से बातें करे, कहीं न कहीं मुझे समझाए कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिल के चीज़ें ठीक करेंगे। क्योंकि रिलेशनशिप में ना आप अकेले नहीं हो, 2 इंसान होते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन उस रिलेशनशिप में ना मैंने हमेशा अपने आप को अकेले ही फ़ील करा है। जहाँ मुझे उसकी नीड थी वो मुझे कभी मिली नहीं। उसने आज तक ये नहीं कहा कि हम दोनों मिल के चीज़ें सही करेंगे। वो मुझसे कहती थी तेरे अंदर कमियाँ हैं, तू सही कर। और मेरी गलती इतनी थी कि मैं ना उससे कभी दूर नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सोचता था कमियाँ मेरे अंदर है, मैं चीज़ें ठीक करूँगा और मैं उसे अपने पास रखूँगा हमेशा से। लेकिन मैं कभी ना इस अपने आँखों में से पट्टी नहीं हटा पाया कि वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। वो तो मेरे साथ रहने के बाद भी किसी और से बातें कर रही है, किसी और से मिल रही है। वो तो बस मेरे एक पागल बना रही है। उसे जो चीज़ मेरे से चाहिए वो मिल रही है। अगर उसे मैं तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मैं ना उसकी लाइफ़ में एक टाइम पास था, कि मैं एक ऐसा इंसान था कि अगर मुझे वहाँ से धक्का मिलेगा तो ये मुझे रख लेगा। अगर उसने मुझे चीट करा तो ये है, मैं एज़ अ बैकअप रहा हूँ, मैं कभी प्रायोरिटी नहीं रहा। तो मैं पेपर दे के आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, मुझे उसकी नीड थी। उसने मुझे ब्लेम कर दिया कि ये पेपर तेरी वजह से ख़राब हुआ है, तू पढ़ता नहीं है, तेरी बस की कुछ नहीं है, कभी तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। जितना उसे नीचा गिराना था गिरा लिया, लेकिन फिर भी ना मैंने सोच रखी थी कि यार मुझे ना ये चीज़ ठीक करनी है, क्योंकि मैं सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो मैं अपने घर आया। अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ना ज़िंदगी में कुछ भी देख लेंगे, लेकिन कभी आपको ना उदास नहीं देख सकते। और उनके सामने मैं बहुत ज़्यादा हर्ट रहा हूँ। एक मुझसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई थी कि मैंने ना अपनी मम्मी से शेयर कर दिया था उसके बारे में, कि मम्मी एक लड़की है और मैं उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं कामयाब होऊँगा और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मेरी मम्मी ने इसमें मेरा साथ दिया था, तू कामयाब तो हो पहले। अगर वो लड़की तुझसे प्यार करती है, अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उनका मिलने में क्या दिक्कत है? अगर तुम इतने सक्षम हो, अगर आप कुछ करते नहीं हो और आप सपने बड़े-बड़े देख रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन द एंड चीज़ें पैसों से ही चलती हैं। तो मम्मी बहुत ज़्यादा हर्ट थी मेरी तरफ से। अब मैं घर में अकेला हूँ तो घर वाले इतना कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि घर वालों को ना एक डर रहता है कि अगर हमने बच्चे से ज़्यादा कुछ कही तो कुछ गलत ना कदम उठा ले। जो बहुत नॉर्मल चीज़ें हो चुकी हैं कि इन रिलेशनशिप की वजह से इतने सुसाइड हो रहे हैं, इतने गलत काम हो रहे हैं। कोई किसी का एमएमएस वायरल कर रहा है गुस्से में आके, कोई किसी को हर्ट कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई अपने आप को ही हर्ट कर रहा है, कोई पेरेंट्स को मार रहा है, कोई घर में चोरी कर रहा है, बहुत केसेस हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं घर वाले डरते थे कि उन्हें ना सब चीज़ दिखती थी, जो मुझे नहीं दिखती थी वो मेरे पेरेंट्स को दिखता था कि ये ना परेशान है, लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप में है, ये रो रहा है, वो लड़की इसका साथ नहीं दे रही है, वो मेरी माँ देख रही है, मुझसे मेरी माँ मेरा ख्याल भी रखती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि मैं ना प्यार में अंधा था। मैं सच बताऊँ तो, अपने आप को एक वर्ड कहूँ तो, इमोशनली फूल था मैं। एक फेज होता है, हमने काफी सारे फेज देखे हैं रिलेशनशिप में। एक पहला फेज जो होता है जिसमें काफी ज्यादा प्यार होता बहुत है, ज़्यादा। प्रॉमिस होता है। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ मतलब वो फेज मतलब आपका कैसा निकला। हाँ, फिर वो जो दूसरा फेज होता है जिसमें रियलिटी पता लगती है, जिसे रियलिटी चेक बोला जाता हाँ है, जी। कि जो हमारे प्रोमिस थे वो फेक निकलते हैं। उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं एक दूसरे के लिए। फिर उसके बाद एक फेज होता है जिसमें ब्रेकअप होता है और जिसमें आप चाहते हो कि वो इंसान आपका साथ दे, साथ बट दे। वो नहीं देता। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इसमें वो सभी फेज को आप बताएं कि कैसे ठीक है। कैसे आपने वो तो तीनों फेज हाँ, निकाले हैं। मैं इन फेसेस पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूँ, ये जी। बात यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ कि जब घर आया, जब मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान देखा,
तो वो मेरे साथ कॉल पे थी, मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे, तो मम्मी ने की, संदीप तुझे वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है जो बेटा हम देख रहे हैं, तू प्यार में सिर्फ पागल है, वो लड़की बहुत तेज है, वो लड़की वो सिर्फ तेरा फ़ायदा उठा रही है, तो अपनी आंखें खोलो चीज़ें देख। तो उस लड़की को ना सच में ही ब्रेकअप करना था, और उस लड़की ने वो चीज़ पकड़ ली कि तेरी मम्मी ने तो मेरे बारे में ऐसा कहा है। ओके। उसे जो बहाना अब तक 2 साल से नहीं मिला था, जो मुझे धीरे धीरे तोड़ रही थी, उसे एक पॉइंट मिल गया, वैलिड पॉइंट, कि तेरी मम्मी ने मेरे बारे में ऐसा कहा है, मुझे नहीं रहना अब तेरे साथ। तो मैंने उसे बहुत मनाया, उसे बहुत हाथ पैर जोड़े, मैंने सच में जोड़े हैं उसके हाथ पैर, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि नहीं जोड़े, मैंने सच में जोड़े हैं। लेकिन उसने ना उस चीज़ की कदर नहीं रखी। मैं उस इंसान को जब मानता कि वो मुझसे प्यार करता है, कि मेरी बात सुनता वो, लेकिन उसने बस एक पॉइंट उठा दिया, तेरी मम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं क्यों रहूँ तेरे साथ। तो उसके चक्कर में जो मेरे 12-13 दिन बीते ना, जो उन 12-13 दिन में अकेला रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि मेरे मन में कैसे कैसे थॉट्स आते थे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि रिलेशनशिप का ना एक फेस होता है, वो जो स्टार्टिंग का फेस होता है ना, वही रिलेशनशिप को बना देता है। तो मेरा स्टार्टिंग का फेस ऐसा था कि मुझे सोशल मीडिया पे मिली थी वो, और जब मिलने के बाद हमारी वाइब मैच हुई, हमने एक दूसरे को प्रपोज करा, चीज़ें इतनी अच्छी थी, शायद जितना मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं वो उतना ही करती थी। अगर मेरे स्टोन का पेन हो रहा है तो सोती नहीं थी। उसने हर एक चीज़ वो करी जो एक इंसान को नीड होती है। उसने मुझे मेंटली सपोर्ट करा, उसने मुझे पैसों से लेकर, अगर मुझे ट्यूशन फी भरनी है, फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत सारे मोमेंट ऐसा आ जाते हैं जब आपको फाइनेंशियली भी नीड पड़ती है, उसने मुझे हर चीज़ में हेल्प करी। और उसने मिलके, मैं से मिलके कहूँगा, उसने साथ मिलके एक इतना अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, जहाँ हमारे प्रोमिसेस हुए कि शायद वो प्रोमिसेस भी बहुत ज़रूरी थे, कि एक दूसरे को चेक करने के लिए कि सच में मुझसे प्यार करता है भी नहीं करता है, या सिर्फ एक ऐसे लोग ना आजकल फिजिकल नीड के लिए बहुत आते हैं रिलेशनशिप में। ये कड़वा सच है लेकिन सच है ये। तो हमारे प्रोमिसेस हुए, उसने मुझसे कही कि अगर तुम मुझसे, माँ भी इतना प्यार करता है तो मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम ना ज़िंदगी भर साथ दें। तो मुझे ना एक क्लियरिटी चाहिए, एक अश्योरिटी चाहिए, तू अपनी मम्मी से मेरे बारे में बातें करेगा। मैं अपने इरादों का पक्का था, और मैं सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अपने पेरेंट्स से मैंने शेयर कर दी बात, बहुत डरते डरते। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ ना रिलेशनशिप बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है रिलेशनशिप और लव मैरिज। लेकिन मैंने फिर भी ना इसके बावजूद, एक एज होती है 16 से लेके 25 तक, जब ना बहुत बहके हुए रहते हैं, कि हम इतने इमोशनली फुल होते हैं, हम इतने नए होते हैं उस दुनिया में, कि हमें जो इंसान जैसा दिखाता है ना, उसे वैसे ही देखते हैं। तो उसने मुझे अपने आप को इस तरीके से दिखाया कि वो ना एक बहुत अच्छी लड़की है, जो सिर्फ मुझे चाहती है, जो मेरे साथ एक फ्यूचर देखना चाहती है। तो मैं इतना इमोशनली फुल था कि मैंने अपनी मम्मी से बातें करी, लेकिन शायद मुझे उसी दिन उसे जज कर लेना चाहिए था, कि जब मैंने उससे कही कि तू अपने पेरेंट्स से कब बात करेगी, तो उसने मुझसे कहा कि तू पहले कामयाब तो हो जा। शायद मुझे उसी दिन जज कर लेता तो आज मुझे ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ती। मैंने कि ठीक है, तो कामयाब मुझे होना है, लेकिन हक ना ये कहता है कि वो अपनी पेरेंट्स से बात करती है, अगर मैंने करी है तो, क्योंकि शादी तो उसे भी करनी है ना। जी। तो ये चीज़ें चली, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन फिर ना एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि जब ना मैं उससे डेली क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यार कुछ बात है क्या, हमारी चीज़ें क्यों ख़राब हो रही है, हम इतना लड़ क्यों रहे हैं, मैं इतना रो क्यों रहा हूँ। नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, वो ना आजकल मेरा मूड ठीक नहीं है। जब बातें ये आने लगी ना, मूड ठीक नहीं है, अभी मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे पता है वो ठीक है एकदम, लेकिन वो ना अब एक ऐसा ट्रैप बना रही है कि वहाँ पे ना वो अपने आप को बहुत अ, वैसा दिखा रही है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सिंपैथी की नीड है। मैं उसे सिंपैथी भी दे रहा हूँ, हर चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन अब ना वो अपने आप को और इतना फ़ील करवाना चाह रही है, इतना फ़ील करा रही है कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि डेली कोई नई-नई चीज़ है, कि आज मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ये कर दिया, आज ये हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कि वो ना बस थोड़ा-सा अब इग्नोरेंस की स्टार्टिंग होने लगी थी। इग्नोर करते-करते वो मेरे साथ ये भी करती थी कि मुझे ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे नींद आ रही है, और मैं उसके लास्ट सीन देखता था रात को 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे के। और जब मैंने उससे पूछा, यार तू तो सो रही थी, तो ऑनलाइन क्या कर रही थी व्हाट्सएप पे? अब हर चीज़ मैं तुझे बताऊँ? उसके ये वर्ड्स थे, अब मैं हर चीज़ तुझे बताऊँ? मेरी लाइफ है, कुछ भी करूँ मैं? जहाँ जो लड़की मुझसे, अगर मैंने उससे पूछ लिया ना कि कहाँ पे थी, क्या कर रहे थे, वो मुझे हर एक चीज़ का ना प्रूफ़ देती थी, स्क्रीनशॉट, एक लॉयल्टी बनाने के लिए, एक खुद। ट्रस्ट बनाने के लिए, कि देख माँ भी मैं तो ये कर रही थी। लेकिन अगर मैंने उससे आज वो क्वेश्चन कर दिया ना कि आप 3 बजे क्या कर रहे थे, तुझे बताऊँगी क्या मैं क्या कर रही थी? मेरी ज़िंदगी कुछ भी करूँ, माँ भी इतना इंटरफेयर मत करे कर मेरी ज़िंदगी में। तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, और मैंने पूछना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे मन में ना एक डर था कि मैं उसे ना
खो ना दूँ, और शायद यह डर मेरी कमज़ोरी था और उसे कहीं न कहीं पता थी कि ये ना इसका डर है मुझे खोना, और उसने इसी डर का फ़ायदा उठाया था कि उसने मेरे साथ इतनी चीज़ें कर दी, मैं फिर भी उस रिलेशनशिप में रहा। वो धीरे-धीरे इग्नोर हुआ मैं, फिर वो अपने एक्स उसका एक एक्स था जो कई साल पहले था। उसने मुझे बताई थी उसके बारे में बातें, तो वो ना मुझे किलसाने के लिए अपने एक्स के बारे में बातें करती थी कि एक होता है ना कि आप अपनी पार्टनर को किसी के साथ देख ही नहीं सकते हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, आप वो इंसान किसी और के साथ फ़ील ही नहीं कर सकते हो, ना देख सकते हो। आप खुद में ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी होती है कि आप जिससे प्यार करते हो उसे कभी शेयर नहीं कर सकते हो। तो मुझे ना नीचा दिखाने के लिए वो अपने एक्स की बातें बताती थी, क्योंकि मैं ना फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब मैं स्टूडेंट हूँ और ये नहीं कि मेरे पास इतना पैसा है भर-भर के कि मैं उसके सारे सपने पूरे कर रहा हूँ, और उसे बहुत अच्छे से पता थी कि मेरी अभी कंडीशन क्या है। मैंने अपनी औकात से ज़्यादा हमेशा करा है कि अगर उसे 10 रुपए की चीज़ चाहिए तो मैंने 100 रुपए की दिलाई है और अपनी खुशी से दिलाई है। लेकिन अब ना वो धीरे-धीरे मुझे जज करने लगी है कि मेरा एक्स तो मेरे लिए ऐसे करता था, वो करता था, मुझे हाथ से खाना खिलाता था, मुझे गाड़ी में घुमाता था, और उसमें तो माँ भी तेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, माँ भी वो तो ये करता था। तो मुझे ना उसने नीचा दिखाना चालू कर दिया था। तो ऐसे मोमेंट पे ना मेरा मन करता था कि मैं ना कहीं से पैसे अरेंज करूँ, और सच बताऊँ तो मैंने बहुत सारे लोन ऐप से लोन भी लिए थे, ताकि मैं ना उसे दिखा सकूँ कि देख मैं भी कर सकता हूँ, और मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी वो। मैं इतनी मिस्टेक कर चुका था कि पहले जब उसने मैंने उसे जज मुझे वहीं करना चाहिए था जब उसने अपने पेरेंट्स से बात नहीं करी थी शादी की। फिर मुझे जज जब करना चाहिए था कि जब उसने मुझे पैसों के उस पे नीचा दिखाया, और मैंने लोन लिया लोन ऐप से, और मैं उसकी चीज़ें पूरी करने लग गया। और उसमें इतनी सी भी खासियत नहीं थी कि अगर प्रशांत भाई, अगर मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ तो आपका ना हक बनता है मुझे ना फ़ील कराना कि यार शुक्रिया तूने मेरे लिए इतना करा। मैंने आज तक उसके लिए इतना करा, लेकिन उसके मुँह से ना आज तक मैंने थैंक यू नहीं सुना कि माँ भी तू ना मेरे लिए इतना करता है। उसके बाद भी ना मैंने अपने आप को नीचा देखा है कि यार माँ भी वो ना ऐसा था। तो मैंने उससे कई बार कहा तो आप उसके साथ क्यों नहीं चले जाते हो? कि नहीं वो तो अब चला गया मेरी लाइफ़ से, प्यार तो मैं तुझसे करती हूँ। यानी उसने ना ऐसा कर दिया था, ना तो मुझे छोड़ना चाहती थी और ना साथ रखना चाहती थी। बस एज़ अ बैकअप रखना चाहती थी। ये ना बैकअप है, मेरा टाइम पास नहीं होगा तो उससे टाइम पास करूँगी। उसके बाद जब वो अपने एक्स से मिल के आई तो मैं ना ख़त्म हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी चीज़ ना जिससे मैं प्यार करता हूँ किसी के साथ शेयर हो चुकी है, और मेरा ना सुसाइड करने का मन कर रहा था, घर से बाहर निकलने का मन कर रहा था। मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि मैं मर जाऊँ। ये चीज़ें भी सोल्व हुई धीरे-धीरे कि जब उसे समझ में आया कि ये ना इसकी अब हालत बिगड़ रही है। तो बीच में ठीक हो गई थी वो। मुझे नहीं पता क्यों ठीक हुई, लेकिन बीच में ठीक हो गई थी। अब 2 फ़ेज़ निकल गए मेरी लाइफ़ के कि एक में धीरे-धीरे वो चेंज हुई, फिर एकदम अपने एक्स से मिल रही है, फिर एकदम से अब सही भी हो गई वो। अब 15-20 दिन हर चीज़ बहुत सही चल रही है, मुझे नहीं पता आज तक क्यों उस चीज़ें सही चल रही। लेकिन जब जैसे-जैसे मेरा एग्ज़ाम क्लोज़ आ रहा था ना, तो मुझे ये फ़ील होता है कि उसे कहीं न कहीं ये डर था कि अगर इसने अपना एग्ज़ाम कर लिया और इसके पेरेंट्स को पता है कि वो चीज़ ना मेरे ऊपर प्रेशर ना बन जाए, या इसके पेरेंट्स मेरे घर ना आ जाएँ, या ये ऐसा कुछ ना कर दे कि मुझसे शादी करनी है, तूने तो कही थी मैं कामयाब हो जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना अब उस ज़ोन से बाहर निकलना चाहती थी। अब धीरे-धीरे उसने दोबारा वो सारी चीज़ें चालू कर दी कि रात हो रही है, रात को हम बातें करें, सडनली फ़ोन काट देना। मैं वो फ़ोन कर रहा हूँ तो बिज़ी या स्विच ऑफ। अगर मैं सुबह उससे पूछ रहा हूँ ना कि यार एकदम सडनली क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो सो गई थी। यानी अब वो चीज़ ना हर हर एक चीज़ ऐसे शो करा रही थी कि वो गलत ना बने, लेकिन मुझे सारी चीज़ें दिखाई दे कि मुझे पता थी अब वो दोबारा किसी और से बात कर रही है। कि मुझसे गुड नाइट कह के किसी और से बातें कर रही है वो। मैं उसका लास्ट सीन देख रहा हूँ, इंस्टा पे स्टोरीज़ देख रहा हूँ। तो उन चीज़ों से मुझे हर्ट कर रही थी। वो डायरेक्टली नहीं कह रही थी कि अब तू ना मेरी लाइफ़ से चला जा, वो इनडायरेक्टली मुझे निकालना चाह रही थी अपनी लाइफ़ से। और उन चीज़ों से मैं इतना हर्ट हो रहा था, इतना डिप्रेस्ड हो रहा था, मुझे हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे, मेरे हाथ काँप रहे हैं, या मेरे ब्रेन में ना एकदम सुनपना आ रहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, एकदम ब्रेन वाइब्रेट करने लग गया, मैं सुन्न हो गया, या मेरे हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ गए कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। उसे सब पता है, लेकिन उसे ना इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, और आपका पार्टनर आपको इस कंडीशन में देख रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन मैं उसके साथ फिर भी रहा, क्योंकि उसने ना अपनी एक आदत ऐसी बाँध दी थी मेरे से कि मैं उससे दूर ही नहीं हो पा रहा था। भाई मैंने ना उससे कई बार ट्राई करा कि चीज़ों के बारे में बातें करने का, क्योंकि रिलेशनशिप की बेसिक नीड ही यही है कि जब तक आप चीज़ों के बारे में बातें नहीं करोगे तो चीज़ें सॉल्व ही नहीं होंगी।
मैंने उससे इतना ट्राई करा है कि यार इस चीज़ें ना, ये चीज़ें हमारी ख़राब हो रही है, मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है सारी कमियाँ मेरे में। लेकिन कभी ना उन चीज़ों के बारे में उसने बातें नहीं करी, हमेशा इग्नोर करी उसने चीज़ें, ये कह के कि नहीं चीज़ें तो सारी ठीक है, तू ये ऐसा है, तू अपने ऊपर ध्यान दे, तुझे अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो हमेशा कमियां ना उसने मेरे ऊपर ही निकाली है। और इन चीज़ों की वजह से भाई चीज़ें तो मेरे साथ इतनी थी कि अगर मैं अपनी चीज़ें बता नहीं पाया तो शायद 2-2.5 घंटे यूं ही निकल जाएंगे। लेकिन आज मैं ना इस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ कि जो लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं या जो लोग इन रिलेशन में हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जो लोग ना देख ही नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें चल क्या रही है, आज हम उन चीज़ों के बारे में बातें करें। और जो एक एज है ना 16 से लेकर 25 तक, भाई बहुत नाजुक एज है, क्योंकि मैं भी इसी एज से निकला हूँ और मैंने भी इन्हीं इसी एज की चीज़ों में चीज़ें करी हैं। इसी एज में मेरे से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और जिनकी वजह से ना मैं बहुत पीछे चला गया लाइफ में। एक रिलेशनशिप की वजह से ना मैंने अपने फैमिली से रिश्ते ख़राब कर दिए, अपने दोस्तों से रिश्ते ख़राब कर दिए, अपने आप से झूठ बोला है, अपनी हेल्थ इश्यूज़ ख़राब कर रहे हैं। जो चीज़, जिन चीज़ों के लिए आज मेहनत कर रहा हूँ, शायद वो चीज़ें मुझे बहुत पहले ही मिल जाती। लेकिन मैं ना रिलेशनशिप में बस एक इमोशनली फूल लड़का था। और बहुत सारे, मेरे ख्याल से 90% रिलेशनशिप ऐसे हैं कि आपको पता है कि आपका पार्टनर ख़राब है, लेकिन आप ना निकल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप ना हैबिचुअल हो चुके हो उस इंसान के, और वो सामने वाला इंसान ना आपका फ़ायदा उठा रहा है। आप निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको ना डर लगता है कि इसके बिना कुछ है ही नहीं मेरा। तो भाई मैं भी उन सारी चीज़ों में से निकला हूँ। मैंने भी अपने 12 दिन एक अंधकार में गुजारे हैं, अपने रूम में गुजारे हैं, जहाँ मैं किसी से बातें नहीं करता था, जहाँ मेरे मन में ना थॉट्स आते थे अपना हाथ काट लूँ, मर जाऊँ, घर से भाग जाऊँ, नशे करने लग जाऊँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं नशे करूँगा ना तो मैं अपने आप को रिलीफ दूंगा, क्योंकि मुझे ना उससे तड़प होती थी बात करने की। मैं उसके हाथ पे जोड़ता था कि प्लीज़ मुझसे ना बातें कर ले, मेरा मन नहीं लग रहा है। क्योंकि आप ना 2 साल एक इंसान के साथ रहते हुए आए हो, सडनली आपकी लाइफ से चला जाए, उसे तो बस एक बहाना चाहिए था कि तेरी मम्मी ने ऐसा कहा है। और वो चीज़ ना मेरे लिए इतनी है हावी हो चुकी थी मेरे ऊपर कि मैं ना पागल हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना ख़त्म हो जाऊंगा या मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये भी नहीं दिख रहा था कि मेरे आगे पीछे मेरे पेरेंट्स भी हैं, या मेरा करियर है, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी फैमिली है यार, एक पीछे मेरी पूरी फैमिली है। मुझे दिख ही नहीं रहा था। मैं इतना सेल्फिश हो चुका था उस प्यार में, सिर्फ मैं अपने आप को ही देख पा रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ, उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं किसी को और को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा था। तो उस एक रिलेशनशिप की वजह से ना भाई मैंने अपनी लाइफ में इतनी गलतियाँ करी हैं। मैंने नशे भी करे हैं भाई, मैंने सिगरेट पी है, मैंने और कोई वैसे नशा तो नहीं करा कि, लेकिन मैंने देखा है बहुत लोगों को, मेरे जो करीबी दोस्त हैं ना, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैंने ना उनको ड्रग्स लेते हुए देखा है, मैंने उनको इंजेक्शन लेते हुए देखा है। मैंने उनको इस कदर से देखा है कि जब वो परेशान होते हैं ना तो घर से निकल जाते हैं और आते ही नहीं है, वो पूरे पूरे दिन नहीं आते हैं। और उन्हें देखता हूँ कि वो कोई कहीं पड़ा है। और कितने जीते जी आपको एग्जाम्पल दे दूंगा कि जो रिलेशनशिप में ना बर्बाद हो चुके हैं। आपने कितने ऐसी रील्स और वीडियो देखी होंगी कि जो एक अच्छा खासा इंसान है, जॉब कर रहा है, आज ना उसकी हालत ये है कि उसके पास ना खाने को कुछ नहीं है, वो सड़कों पे डोल रहा है। तो एक बेकार रिलेशनशिप इंसान की ये दुर्दशा कर देता है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही था कि हम जान पाए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें एक अच्छी लाइफ होती है, फिर हाँ कोई जी। इंसान की एंट्री होती है और वो इस एक्सटेंट तक खराब हो जाता है कि जेल जाना पड़ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरों के साथ मार पिटाई हो रही है, ड्रग्स लिए जा रहे हैं, एनडीपीएस के केसेस हो रहे हैं। वो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आपने क्यों करा, आप ड्रग्स क्यों ले रहे थे? सर मुझे ना वो जो मेरा ब्रेकअप था या मेरी वो जो लाइफ थी जो पहले थी, मुझे उसे रिवाइव करने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी आते हैं। प्रशांत भाई, ऐसा इंसिडेंट तो मेरे साथ भी हुआ है, सच बताऊं तो आपको मैं, कि ऐसा लगता है कि मैं भी क्रिमिनल बन जाता, क्योंकि एक टाइम पे आने के बाद मुझे उसने इतना सता दिया था, उसने मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब कर दी थी, क्योंकि मैं ना अपनी हर एक चीज़ से दूर हो गया था, अपनी फैमिली से, अपने करियर से, अपने प्यार से, उस हर एक चीज़ से दूर हो गया था जो मुझे मेरे लिए प्यारी थी। और एंड में ना मैंने अपने आप को अकेला देखा। और जब इतनी चीज़ें होने के बाद भी ना मैंने उसके हाथ पैर जोड़े कि मैं ना बात कर लूँ उससे, क्योंकि मुझे ना तड़प सी उठती थी एकदम अंदर से कि यार अगर वो हमसे बात करेगी ना मुझे अच्छा फील होगा, क्योंकि मेरी बॉडी को ना उसकी आदत पड़ चुकी थी, मेरे दिमाग को उसकी आवाज़ सुनने की आदत पड़ चुकी थी। तो एक टाइम पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इसने ना मेरी ज़िंदगी बेकार कर दी। अगर इसने मेरी ज़िंदगी बेकार करी तो मैं भी इसकी ज़िंदगी बेकार करूँगा। अब मेरे दिमाग में खून सवार हो गया था कि मैं ना उसका मर्डर कर दूंगा, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, उसके साथ गलत कर दूंगा, मैं अपने, और ये सब करने के बाद मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। ये इतने मन में थॉट्स आते थे, दिन में हज़ारों थॉट्स आते थे मन में क्राइम करने के मेरे।
लेकिन बहुत मुश्किल से ना वक्त रहते मैंने अपने आप को संभाला है। जब अपने पेरेंट्स को सोते हुए देखता था, उन्हें परेशान होते हुए देखता था, तो कहीं ना इस चीज़ ने बहुत मुझे मोटिवेशन दी है कि तू क्या करने जा रहा है यार। 2 दिन का आया हुआ इंसान तो उसके पीछे इतना पागल हो रहा है। जिस माँ बाप ने तुझे इतना बड़ा कर दिया तो उन्हें कुछ नहीं समझ रहा है। प्रशांत भाई मैं बहुत गलत कर देता उसके साथ, अगर मेरा माइंडसेट ये रहता। वक्त रहते अगर मैं नहीं संभलता तो शायद मैं आज यहाँ भी नहीं बैठा होता, मैं कुछ कर देता गलत, क्योंकि वो ना ऐसा कर चुका था। और मोस्टली रिलेशनशिप में जितने भी क्राइम होते हैं इसी वजह से होते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को इतना तड़पा देता है, वो मजबूर हो जाता है गलत करने के लिए। वो इंसान गलत नहीं होता है, वो दूसरा इंसान उसे गलत बनाता है, वो उसे मजबूर कर देता है। और बाद में ना कोई इस चीज़ को ना समाज समझ नहीं पाता है, समाज समझ नहीं पाता है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो उस चीज़ को ना पॉजिटिविटी में कह दे कि यार ये इंसान ना ऐसा नहीं था, इसे बनाया गया ऐसा। सब उसे ना फिर उंगलियां उठा देंगे कि क्रिमिनल है। क्योंकि फिजिकल डैमेज जो होता है किसी इंसान को, उसको हम तोल सकते हैं देख करके आप कितना फिजिकल डैमेज होता है, लेकिन जो इमोशनल डैमेज होता है ना, वो इंसान ही जानता है जो उसे झेलता है। तो ऐसे रिलेशन में मोस्टली क्या होता है, वो इमोशनल ड्रेन किया जाता है उसे, जिसको सोसाइटी को नहीं पता चलता कि वो क्या इस टाइम वो किस हालातों से गुजर रहा है। बस जो उसे इंसान करता है वही जान पाता है कि मैं उसे किस तरह ड्रेन कर रहा हूँ। तभी वो ऐसे कदम उठाता है कि जो ना चाहते हुए उसे उठाने नहीं चाहिए, वैसे कदम उठाता है। प्रशांत भाई मैं जॉब करता था आयनाइजर में काफ़ी साल पहले। एक 20-21 की बात हुई, एक मन सा था कि थोड़ी देर ना अपनी लाइफ चेंज करूँ, जॉब करूँ। जब मैं किसी भी चीज़ में नहीं था, रिलेशनशिप वगैरह, रिलेशनशिप का मुझे और भी नहीं पता थी ये होता क्या है। तो एक दोस्त था मेरा, तो अभी इस दुनिया में नहीं है वो। कभी कभार मैंने जब ऐसी सिचुएशन में था ना, मैंने उस इंसान को बहुत मिस करा था। क्योंकि जब मैंने उसकी हालत देखी थी ना प्रशांत भाई, कि वो ना जॉब करने के बाद बार बार सिगरेट पीने जा रहा है, अगर उसे वॉशरूम जाना है तो जब भी सिगरेट पी रहा है। जैसे हमारी साथ में छुट्टी होती तो हम आपस में ना बातें करते थे, वो ना चुपचाप रहता था। मुझे समझ नहीं आता था वो इतना चुप क्यों है। और जब बताता था ना तो उस लड़की के बारे में बातें करता था कि यार वो ना अच्छे से बात नहीं करती है मुझसे, यार मैंने तो अपने पेरेंट्स से कह रखी है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो चीज़ें समझ क्यों नहीं रहे। वो ना अपनी चीज़ें मुझसे शेयर करता था, लेकिन मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मैं उन चीज़ों में था ही नहीं। बहुत लंबा टाइम बीत गया, ऐसा 2-3 महीने। फिर एक दिन पता चला कि वो ना अब इस दुनिया में है ही नहीं, उसने सुसाइड कर ली। तो मैं ना उस पर, मुझे हंसी भी आती थी, गुस्सा भी आता था। मैंने कितना कमज़ोर था, इन्हें सुसाइड कर ली एक लड़की के चक्कर में। लेकिन वो चीज़ें जब मेरे साथ हुई ना, मुझे पता चला कि इमोशनल जब आप डैमेज होते हो ना, तो आप उसे ना कभी नाप नहीं सकते हो कि वो ना आपको कितना अंदर से ख़राब कर रहा है। आपका दिमाग आपके बस में नहीं होता है, फिर आप वो कदम उठा देते हो जो शायद आप कभी उठाते ही नहीं। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहना बहुत ज़रूरी है, और इंसानों को ना जज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान आपको आपके बुरे वक्त में छोड़ रहा है ना, जब आपको उसकी नीड है, वो आपको जब छोड़ रहा है, रोते हुए छोड़ रहा है, आपको समझ ही नहीं रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है उस टाइम पे जब आप परेशान हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान आपके साथ कभी ठीक था या ठीक रहने वाला है। क्योंकि प्यार तो ये कहता है ना कि जब इंसान परेशान है तो आप उसकी मदद करो, आप उसे सुनो, आप उसे समझाओ। जब आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो आपका ना रिलेशनशिप टॉक्सिक है, वो बस आप बैकअप हो, आप उसे फील नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, आपने पट्टी बांध रखी है, लेकिन वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो आप उस रिलेशनशिप से जितना जल्दी दूर होगे उतने फ़ायदे में रहोगे। लेकिन लोग बागों को ना वो सोचते हैं कि हम दूर होंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। हाँ यह चीज़ें बहुत हार्ड है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन चीज़ें ना करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे दिमाग हमसे जीत नहीं सकता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग हमसे करा रहा है, लेकिन वो हम चीज़ें करवा रहे हैं उससे। तो आपको ना सबसे पहले अपने पेरेंट्स से ना और अपने करियर से ऊपर कुछ रखना नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता इससे ऊपर दुनिया में कुछ है। क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसा होगा ना, तो जब भी आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाओगे, और आप थर्ड पर्सन आपसे जब ही जुड़ेगा। अगर आपके पास कुछ वेल सेटल्ड हो, जैसे उसने मुझसे कह दी थी कि तू पहले सेटल हो जा, मैं कर लूँगी तेरे से शादी, कहीं ना कहीं उसके मन में वो लालच ही तो था। जब भी तो उसने मुझसे कही, अगर वो मुझसे सही में प्यार कहती तो मुझसे कहती ना कि माँ भी कोई बात नहीं, हम निभाएंगे चीज़ें, हम करेंगे साथ में, कोई नहीं एक साथ मिलके कर लेंगे चीज़ें। लेकिन उसने ना वो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पे थोपी कि तू पहले कामयाब तो हो। तो हम चीज़ों को ना देखते ही नहीं है, हमें पता है चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो रेड फ्लैग दिखते हैं हमें। हाँ हमें रेड फ्लैग दिखते हैं, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो एक्सेप्टेंस ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हम कब तक ऐसे जीते रहेंगे आँख में पट्टी बांध के। मैंने इतने रिलेशनशिप देखे हैं
कि लोग बाग ना रह रहे हैं, वो कुत्ते वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो फिर भी रह रहे हैं रिलेशनशिप में कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। यार आप कोशिश तो करो, आप अपने पेरेंट्स को तो देखो, आप अपने करियर को तो देखो, आप ना अपनी दुनिया में से बाहर निकल के देखो, दुनिया को देखो। यार बहुत दुख है दुनिया में, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ही दुख सबसे बड़ा है। जब आप एक इंसान को देखोगे ना भरी दोपहरी में, मई जून की गर्मी में, कोई इंसान बीच सड़क पर जाके भीख मांग रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, तो यार आपका दुख तो कुछ भी नहीं है। एक इंसान इतना बड़ा थोड़ी हो गया आपकी लाइफ में कि वो आपकी लाइफ ही ख़त्म कर देगा। तो उस रिलेशनशिप से बचो। अगर एक प्रशांत भाई, आजकल ना बहुत कॉमन हो रही हैं चीज़ें कि लोग आग ना स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, 8वीं 9वीं के बच्चे मैं इतने देख रहा हूँ रिलेशनशिप में कि इवन मैंने यहाँ तक बच्चे देखे हैं कि वो ना ओयो वगैरह जा रहे हैं। इतनी कॉमन हो चुकी हैं चीज़ें। और एक तो ना एक्सेसिबिलिटी इतनी कॉमन हो चुकी है कि जैसे कि ओयो वगैरह हैं या और भी अदर रूम से, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा मैं यहाँ पे, जैसे रूम अवेलेबल हो जाते हैं तो वो उन्हें अब नीड भी नहीं है कि वो 18+ की आईडी दिखाएं। आप 200-400 रुपये फालतू दो और आप इजीली जा सकते हो। तो ये चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी है, हर एक इंसान के हाथ में ना इंटरनेट है, तो वो सोचते हैं कि हमें ना हर चीज़ के बारे में पता है। वो देखते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखें, और वो ना ऐसा लाइफस्टाइल देखते हैं, वो सिर्फ एक फ़ेक लाइफस्टाइल है, वो फेक सारी दुनिया, लेकिन उसे ना वो रियलिटी मानते हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं और कूल बनने की कोशिश करते हैं। आजकल रिलेशनशिप ना सिर्फ कूल बनने के लिए हैं, वो है ही नहीं जो प्यार होता था। पहले रिलेशनशिप थे कि आप ना किसी की एक झलक पालो, वही बहुत है। आपकी सुबह वीडियो कॉल पे हो रही है, रात वीडियो कॉल पे हो रही हो, आपकी रात वीडियो कॉल पे हो रही है, खाना खा रहे हो तो वीडियो कॉल पे, प्यार थोड़ी है। आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ उस इंसान को, उसे एक फॉर्मेलिटी को ही टाइम दे रहे हो। रिलेशनशिप तो वो है ना जब आपने करियर पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, और वो इंसान ना आपको रोके टोके कि तू क्या कर रहा है, पूरे दिन बात क्यों कर रहा है मेरे से, करियर नहीं बनाना है क्या, पेरेंट्स नहीं क्या तेरे। लेकिन रिलेशनशिप ना आजकल ऐसे हो चुके हैं, तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो, कहाँ पे बिजी थे तुम, अच्छा अपने पेरेंट्स के पास से, मेरे लिए टाइम नहीं है। मतलब ऐसे टोंट मार के ऐसे उस इंसान का मैनिपुलेट करते हैं कि वो उस इंसान के पीछे पड़ा रहा है। इस एज ग्रुप के हमने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं जिसमें बच्चा काफ़ी नादान होते हैं और उन्हें काफ़ी इमोशनली और फिज़िकली अब्यूज़ किया जाता है किसी ऐसे इंसान के साथ जो काफ़ी मैच्योर होते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही कहा भाई, मैं भी एक इसी एज से निकल के आया हूँ। जब मैं भी 20-22 का था तो मैं भी एक रिलेशनशिप में था। आज भी मैं 24-25 का ही हूँ, तो मैंने इसे बहुत अच्छे से फील कर सकता हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। ये जो एक एज होती है ना 16 से 25, अभी ना हमारा माइंड ना डेवलप हो रहा है, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हम स्कूल में गए हैं, घर में रहे हैं, अब हम एक बाहर की दुनिया देख रहे हैं। जब हमें एक बाहर की दुनिया दिखती है ना, हम अट्रैक्ट होते हैं चीज़ों से, लोगों से, और हमें अक्सर ना मैच्योर चीज़ें, अच्छी चीज़ें ही पसंद आती हैं। तो बहुत से लोग ना इसमें फ़ायदा उठा देते हैं कि वो ना छोटे एज के लोगों को टारगेट करते हैं। ये मैंने रियलिटी में देखा है, बहुत लोगों में देखा है कि लड़कियां, यहाँ बेसिकली मैं लड़कियों को ही नहीं कह रहा हूँ कि लड़के हैं या लड़कियां हैं, एक छोटी एज के हैं, बट उनके जो साथी हैं, जो उनके पार्टनर, वो बड़ी एज के हैं। और ओबियसली अगर कोई बड़ी एज का है तो वो ना ज़्यादा मैच्योर है, तो वो उस इंसान का इतने अच्छे से, इतने क्लेवर तरीके से फ़ायदा उठा लेता है कि वो इंसान को डैमेज कर देता है, सामने वाले को। और अगर आप इस एज में मेंटली डैमेज हो रहे हो ना, तो उसका ट्रॉमा बहुत लंबे टाइम तक रहता है, जो मैंने भी फील करा है। तो इस एज में ना मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ना एज हमारे करियर बनाने का टाइम है। तो आप इस रिलेशनशिप के ऊपर क्यों रख रहे हो? आप करियर बनाओ पहले, लेकिन आप ना रिलेशनशिप को ऊपर रख रहे हो, वो नहीं देगा खाने को, ना आपकी ज़िंदगी सही करेगा। आप पहले अपना करियर चूज़ करो, क्योंकि आपका पार्टनर तो आपको आपकी जॉब के बाद, और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब भी मिल जाएगा। लेकिन हम ना अक्सर इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि हमें ना एक रिलेशनशिप चाहिए, और हम ना उस चीज़ में नए होते हैं और हम उसमें हर्ट हो जाते हैं, फिर हम अपनी हर एक चीज़ धीरे धीरे बेकार करने लगते हैं। फिर बहुत बाद में हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि हमने क्या खोया है। तो मैं बस इसमें यही कहना चाहूँगा कि पहले ना अपना करियर रखो, अपने पेरेंट्स को देखो, रिलेशनशिप को बाद में कर दो। और फिर भी अगर आप किसी रिलेशनशिप में करियर बनाने के टाइम पे, तो एक हेल्दी रिलेशन चूज़ करो। आप स्टार्टिंग में प्रोमिसेस मत करो उनसे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कम से कम आप उन्हें 6 महीना दो, 7 महीने दो, क्योंकि 2 महीने तो आपको, क्योंकि जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है ना, आप भी उसे अच्छा ही बन के दिखाओगे, कोई अपना बैड फेस नहीं दिखाता है। लेकिन जब आप एक इंसान के साथ रहना स्टार्ट करते हो, तो आपको धीरे धीरे उस इंसान की आदत पता चलती है कि असल में वो है कैसा। तो आप उस चीज़ को टाइम दो, जब वो एक लंबा टाइम बीत जाए, जब आप श्योर हो जाओ, जब आप प्रोमिस करो, तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी रिलेशन में किसी और इंसान का इन्वॉल्व होना,
ये फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमें देखा भी है। ये तो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि एक बेस्ट फ्रेंड बना के रखना हो, कि जब मेरा रिलेशन था उसमें भी बहुत कॉमन था ये, और जितने आज तक मैंने रिलेशन देखे ना उसमें एक बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होता है, एक थर्ड पर्सन ज़रूर होता है कि यार वो ना मुझे अच्छे तरीके से समझता है, यार जब तो नहीं होता है तो अवेलेबल नहीं होता तो मैं उससे बातें कर लेती हूँ। एज अ बॉय मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ लड़कों की इंटेंशन, मैं सारे लड़कों को कवर नहीं कर रहा, बट एज अ बॉय जो मुझे पता है कि लड़के होते हैं वो ना, लड़कों की कभी लड़कियां बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकती। अगर कोई मुझसे कह देगा ना कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी ना और मैं किस रिलेशन में होऊंगा तो ना तो मुझे कोई बेस्ट फ्रेंड बनानी है ना मुझे उसका कोई बेस्ट फ्रेंड चाहिए, क्योंकि वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। यार अपोजिट जेंडर का इंटेंशन अलग ही होता है। लेकिन हम तो सोसाइटी में देखते हैं काफ़ी सारे लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। ये तो एक बैकअप की तरह काम करती है ना चीज़ें। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि वो मैं उसे पसंद करती हूँ, वो ना उसे आप लटका के रखेगा। थर्ड पर्सन ही तो पिसता है वो, या थर्ड पर्सन ही मेन चीज़ होता है लड़ाई का, कि वो उसे कभी हटाएगी नहीं या वो कभी उसे हटाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इंसान अगर मेरे साथ रहेगा ना तो कहीं ना कहीं मेरे काम में ही आएगा ये। तो वो तो बस एक कहने वाली बात है, बेस्ट फ्रेंड, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं, वो कुछ और ही होते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहो जहाँ पे ना थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि अगर आपकी लड़ाई रहेगी ना तो वो सोचेगा थर्ड पर्सन ही शॉर्ट आउट करवाएगा, और जिन चीज़ों में थर्ड पर्सन आने लगा है वो चीज़ें ही ख़राब रहती हैं। तो इन चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी था हमारा भी कि इस एज के बच्चे से बात करने का, जो ये 16 से 25 की एज होती है, क्या उनकी थिंकिंग होती है, कैसे वो रिलेशन को बिल्ड करते हैं। क्योंकि आजकल हम अपने पास काफ़ी सारे केसेस देख रहे हैं ऐसे। संदीप जी, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपने एक ऐसे रिलेशन से खुद को रिवाइव किया है कि वो ऐसे रिलेशन में ना पड़े और अपने करियर को, अपने लाइफ को ख़राब ना करें। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले ना आपकी फैमिली है, आपका करियर है, उसके बाद दुनिया की हर एक चीज़ है। क्योंकि जब आप वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं होगे तो आपका कोई वजूद ही नहीं है। जब आप अपना वजूद बना लोगे ना तो आपके पास ना एक पावर है कि आपको ना कोई चीज़ इतनी हर्ट नहीं कर पाएगी, कि एटलीस्ट अगर एक चीज़ मेरी लाइफ से गई, कम से कम मेरे पास मेरी जॉब तो है, मेरा करियर तो है, मेरे पेरेंट्स तो है। लेकिन हम ना इतने अंधे हो जाते हैं कि हम एक ही चीज़ को सब चीज़ मान लेते हैं। तो वो एक रिलेशनशिप को ना हर एक चीज़ मानना वो बंद करो। सबसे पहले अपने करियर को प्रायोरिटी दो, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। हेल्थ बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। अगर आप मेंटली वीक हो ना तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे, ना कर पाओगे। अवेयर रहो, लोगों को जज करना सीखो। जज करना लोगों को गलत बात नहीं है। जब तक आप लोगों को जज नहीं करोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कौन इंसान गलत है, कौन इंसान सही है। बुक्स पढ़ो, माइंड डाइवर्ट रखो, हमेशा स्पिरिचुअल रहो, योगा करो, जितना हो सके ना अपने आप को बिज़ी रखो। इतनी अहमियत ही मत दो कि मुझे एक इंसान चाहिए अपनी लाइफ में कि जिससे मुझे अच्छा फील हो। वो अच्छा फील कब बैड फील करा देगा आप खुद समझ नहीं पाओगे। तो यही कहना चाहूँगा कि आपके करियर, आपकी फैमिली से और आपसे पहले इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी को अगर आपको सजेशन देना हो, पोस्ट ब्रेकअप जो ट्रॉमा होता है उससे कैसे बाहर निकला जाए? पोस्ट ब्रेकअप ट्रॉमा बहुत हार्ड होता है, कि मैं भी इन चीज़ों से निकला हूँ और मैंने तो अपने बहुत ही दिन वेस्ट कर दिए थे क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं। पोस्ट ब्रेकअप में, अगर आप पोस्ट ब्रेकअप ट्रॉमा में हो तो आप ना सबसे पहले अपने आप को देखो, कि आप अपनी पहले की फ़ोटोज़ देखो और अब की देखो। आप अपने पहले के दिन याद करो, अब के देखो कि तू क्या था और अब क्या हो गया है, कि एक इंसान के पीछे ऐसा हो गया है। अपनी फैमिली को देखो। जिस दिन आप अपने फैमिली के आंसू, अपनी फैमिली का चेहरा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको कोई दर्द दिखाई नहीं देगा अपने अंदर। आप ना धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो। एक स्पिरिचुअलिटी होती है आपकी, बहुत हेल्प करती है इन चीज़ों से निकलने में। जब आप अंदर से पॉजिटिव फील करोगे ना तो नेगेटिव चीज़ें धीरे धीरे खुद ख़त्म होने लगेंगी। आप अपने आप को टाइम दो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, थोड़ा घूम के आओ, नए नए दोस्त बनाओ। आप उस टाइम पे जितना नए नए लोगों से मिलोगे ना आप उतना अच्छा फील करोगे। एक इंसान के चक्कर में चीज़ें बर्बाद मत करो। अगर आपके पास उसके कोई फ़ोटोज़ हैं या आपके पास ऐसी चीज़ें उसे रिमाइंड कराती है बार बार, तो आप ना सबसे पहले उन चीज़ों को हटाओ अपनी ज़िंदगी में से। वो फ़ोटोज़ हटा दो, वो चाहे कोई गिफ्ट है उसे हटा दो। आप अपने आप के ऊपर ध्यान दो। अपने आप को ना मिरर में देखो। जब आप अपना चेहरा देखोगे ना उतरा हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। अकेले मत रहो। अगर आप अकेले रहोगे ना तो चीज़ें आपको बार बार हिट करेंगी। अपने पेरेंट्स से बात करो। हाँ, पेरेंट्स बाद में उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं,
एक बहुत फ़नी वे में कह रहा हूँ मैं, टोंट मार सकते हैं लेकिन वो ना बाद में मारेंगे, उससे पहले ना आप उनसे बातें करो, क्योंकि उस टाइम ना वो समझेंगे आपका दर्द। अपनी सिस्टर से बात करो, अगर आप अपनी सिस्टर से, ब्रदर से बात करोगे ना, आपको लगता है कि वो चीज़ें समझेंगे नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे से चीज़ें समझेंगे भी और समझाएंगे भी। अपने दोस्त बनाओ, धीरे धीरे उनसे हर एक चीज़ शेयर करो, घूमने जाओ बाहर, अपने आप को टाइम दो, खुश रखो, बहुत ईजी हो जाएगा इन चीज़ों से निकलना। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि जब हम पोस्ट चीज़ें होती है ना हमारी, इसमें ना कभी किसी का फ़ायदा उठाने की मत सोचना कि यार मेरे साथ ना ये चीज़ हुई है, मैं एक गर्लफ्रेंड, टेम्पररी इंसान पकड़ लेता हूँ, टेम्पररी रिलीफ। हाँ टेम्पररी इंसान वो ना फिर आपकी जगह आ जाएगा। जैसे आप परेशान हो रहे हो ना, फिर वो इंसान परेशान होने लगा, क्योंकि उस इंसान को ना प्यार हो जाएगा। तो टेम्पररी चीज़ें मत करना कभी किसी के साथ, है बहुत हर्ट करती हैं। ना कभी किसी का सहारा बनना ऐसे कि यार ये ना परेशान है तो मैं इसका सहारा बन जाता हूँ, या मैं परेशान हूँ तो मैं किसी को पकड़ लेता हूँ। ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं लोगों को, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो, सामने वाला सीरियस हो जाता है। ये जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें इंसान प्यार में पड़ता है और इमोशनली और फिजिकली अपने आप को ड्रेन करता है, अनफॉर्चुनेटली ये केसेस कोर्ट में नहीं आते, इंसान अपने अंदर दबा लेता है, वो जीता है इसके साथ। और ये एक सोसाइटी में टैबू भी है कि हम ये बातें शेयर नहीं करते, क्योंकि बड़े हमसे जो बड़े हैं वो समझते हैं बेवकूफ़ है, ये किस में पड़ चुका है, इससे बाहर अपने आप निकले ये। और ये ऐसे केसेस कोर्ट्स में नहीं आ पाते कि हाँ अगर किसी इंसान ने गलत किया है तो हम उसको सज़ा दें, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं उस एज में ये होते हैं और लोग इस पर बात भी नहीं करते ज़्यादा। इसलिए हमने आज ये डिसाइड करा कि हम कोर्ट्स के केसेस के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बट जो छोटे बच्चे हैं जो अभी उस एज में आने वाले हैं उनके लिए भी एक मैसेज होना चाहिए, क्योंकि वो इन सब में ही पड़े रहते हैं। और इनमें से कुछ केसेस ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो केस बन जाते हैं। किसी ने सुसाइड कर लिया, वो एक केस बन जाता है। किसी ने एक दूसरे की हत्या कर दी, वो एक केस बन जाता है। या आजकल जो चलने लगा है कि अगर रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो रेप के केसेस डलने लगे हैं, वो भी 18-20 साल के बच्चे होते हैं। चोरी चकारी होने लगी है। हाँ, पैसे लोन लेने, फिर लोन कंपनियां उस इंसान को टारगेट करती है, फिर वहाँ से केसेस बनते हैं कि वो या तो सुसाइड कर लेगा क्योंकि वो रकम चुका ही नहीं पाएगा। क्योंकि हम उनसे पूछते हैं कि आपने 50,000 का लोन क्यों लिया, आपको पेरेंट्स फुलफिल कर रहे हैं आपकी नीड्स को, तो उनका यही बताना होता है कि सर कुछ ऐसे हमारे खर्चे होते हैं जो हम पेरेंट्स को नहीं शेयर कर सकते, इसलिए हम करते हैं। तो थैंक यू सो मच संदीप जी आने के लिए, आपने ये डिस्कस करा और ये काफ़ी लोगों के लिए एक मैसेज बनेगा कि हम इसको डिस्कस करें, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और इसकी रियलिटी को समझें कि पोस्ट ब्रेकअप जो ट्रॉमा होता है वो रियल होता है और काफ़ी हद तक काफ़ी गहरा होता है। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।